गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड ईयर की, और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फ्रूट रिपिंग, मतलब फलों का पकना। फल किस प्रकार से पकते हैं, कितना समय लगता है, कितनी उसमें शर्करा पाई जाती है, कितनी उसमें प्रोटीन पाई जाती है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा टॉपिक माना गया है इसको। ठीक है, टॉपिक मत कीजिए। तो फ्रूट रिपिंग का मतलब बीज के परिवर्तन के समय ओवरी तथा एक्सेसरी ऊतकों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ओवरी मतलब अंडाशय में बहुत से अनेक परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं। इन रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के फलों में फ्लेवर, सौरभ, रंग तथा गाढ़ापन लक्षण विशिष्ट संयोजन द्वारा उत्पन्न होता है। जब ये फल जो पकते हैं या इनमें जो पाए जाते हैं अंदर, उसमें विभिन्न प्रकार का जो है वो पाया जाता है। इनका टेस्ट इन फलों में आता है, गाढ़ापन आता है। ठीक है, लक्षण विशिष्ट संयोजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। आर्थिक महत्व के होने के कारण फलों का रासायनिक संयोजन का विस्तृत अध्ययन किया गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए आर्थिक महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से महत्व रखते हैं, इसलिए इनका जो अध्ययन है वो विस्तृत रूप से किया गया। अनेक फलों के पकने के समय के रासायनिक संगठनों को, जैसा कि मैंने इसमें एक फल के बारे में बताया, केला के बारे में। ठीक है, जिसमें फलों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का प्रकार का ज्ञान, जब फलों को उनके पौधे से काटकर पृथक किया जाता है उसे फलों का परिपक्वन स्टेज कहते हैं। जब फल जो है वो पक जाता है तभी हम उसको पेड़ से तोड़ते हैं कि नहीं, बताइए। तो उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, परिपक्वन अवस्था। जब फल खाने योग्य हो जाते हैं तब फलों की परिपक्वन अवस्था प्रदर्शित होती है। फलों के पकने के समय का रासायनिक संगठन जो है वो सारणी में आपको दिया गया। उपस्थित उपापचय पदार्थों के स्थानांतरण को एक भाग से दूसरे भाग में ऊतकों तक ले जाने को प्रदर्शित करता है। प्रकृति में फलों के पकने की विधि निम्नलिखित होती है। जो प्रकृति रहती है, नेचर रहता है, यदि हम उसमें फलों के पकने की विधि जो देखें वो कैसी है, निम्नलिखित। अनेक पके हुए फलों में कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड, शर्करा, वसाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, किंतु प्रोटीन्स की मात्रा बहुत कम होती है। कई प्रकार के फल आपने देखे हैं, उसमें जो मतलब अत्यधिक मीठे रहेंगे, उनमें मंड पाया जाएगा, शर्करा पाई जाएगी, फैट पाया जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन्स है उनकी मात्रा क्या रहती है, बहुत कम होती है। फलों के पकने के समय मंड मतलब स्टार्च, शुगर परिवर्तित होने लगते हैं, जैसे केला। ठीक है, तथा सेब। इन फलों में स्टार्च की मात्रा घटने लगती है तथा प्रोटीन एवं घुलनशील पैक्टिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे जो कच्चे फल रहते हैं तब उनमें क्या रहता है, स्टार्च और जो है वो शुगर उनमें ज्यादा पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये पकने लगते हैं वैसे इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होने लगती है, प्रोटीन्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होने लगती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक इसमें दिया है बनाना का, बनाना में उसमें कितना पाया जाता है, 20.0%। ठीक है, जो स्टार्च है वो कितना पाया जा रहा है, 20.0%। शर्करा मतलब शुगर है वो पाई जा रही है 0.9%, और प्रोपैक्टिन 0.5%, और घुलनशील पैक्टिन कितना पाया जा रहा है, 0.3%। यदि हम जब खाने योग्य पके फलों की संगठन की बात करें, जो खाने योग्य जब फल पक जाता है तो उसमें खाने योग्य कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा में रहती है, तो जो केला है उसमें जो आपका मंड मतलब स्टार्च है वो कितना रह जाता है, सिर्फ 6। कितना रह जाता है, 6। और आपका जो शर्करा है वो कितना हो जाता है, 2000। ठीक है, और जो आपका प्रोपैक्टिन है वो हो जाता है 40, और जो आपका घुलनशील पैक्टिन है वो कितना हो जाता है, 150। ठीक है, इस प्रकार से इनका जब ये पहले जो फल था वो पहले पका नहीं था, तब ये भाग था उनका। ठीक है, अब परिपक्वन फलों का संगठन
लेकिन कैसे थे, कच्चे थे। तब उनमें जो स्टार्च, शर्करा, प्रोपैक्टिन, घुलनशील पैक्टिन कितना पाया जा रहा था, इतनी मात्रा में 2.0, 0.9, 0.5 और 0.3। लेकिन जब वो पक गया फल, उसकी रिपिंग हो गई, तब उसमें स्टार्च की मात्रा जो है वो कितनी, 6, और शर्करा की 2000, प्रोपैक्टिन की 40 एंड घुलनशील पैक्टिन की 15 जो है वो पाई जाती है इसमें संख्या। ठीक है, यदि हम बात करें इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो आपको सारणी में दे रखा है उसमें, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो पदार्थों का घुलनशील, अलग अलग प्रकार के जो परिपक्वन स्टेज में उनमें अलग तरह से स्टार्च प्रोटीन पाया जा रहा है, और जब फल पक जा रहे हैं तो अलग प्रकार से। ऐसे यदि हम बात करें एवोकेडो की, तो शर्करा उसमें 0.54% होती है। यदि वो पक जाएगा, खाने योग्य हो जाएगा, तो शर्करा की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, वसा यदि बात करें तो कितनी होती है, 20.0%। लेकिन जब वो खाने योग्य हो जाता है तो वसा इसमें कितनी हो जाती है, 105। और यदि प्रोटीन की बात करें तो 1.8, मतलब कम थी प्रोटीन, लेकिन बाद में कितनी हो गई, 110%। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो चार्ट में आपको इसका दिया गया है। इसके विपरीत एवोकाडो के फलों में परिपक्वन के समय शर्करा, वसा तथा प्रोटीन में परिवर्तन हो जाती है। अनेक फलों में पकने की प्रक्रिया जब वह मात्र पौधों से लगे होते हैं तभी चलती है, और उन्हें परिपक्वन अवस्था में तोड़ने के पश्चात भी यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐसे फल हैं, यदि हम उनको पेड़ों से परिपक्व, मतलब जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो गए होते हैं, बन गए होते हैं, तभी तोड़ लेते हैं, तब भी वो बाद में क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। लेकिन कई जो फल हैं वो ऐसे रहते हैं कि यदि उन्हें पेड़ से आपने तोड़ दिया तो फिर वो नहीं पकते। ठीक है, भंडारण में फलों का परिपक्वन होता रहता है, किंतु इनके बहुत लंबे समय तक भंडारण के लिए अनेक नियम, रेगुलेशन, विधियां अपनानी पड़ती है। ठीक है, हमने कच्चे फलों को तोड़ लिए, जैसे आपने मोस्टली देखा होगा केला। ठीक है, जो केला रहता है उसको कच्ची अवस्था में ही तोड़ लेते हैं, जब वो परिपक्व होता है। ठीक है, परिपक्व अवस्था में उसको तोड़ लेते हैं, लेकिन जब उसको स्टोरेज किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाता है, फिर वो जाके स्टोरेज में पकता रहता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी अनेक प्रकार के जो नियम है, वो हमें रेगुलेशन है, वो फॉलो करने होते हैं। पकने के समय फलों के संगठन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ सेलुलर तथा सब सेलुलर संगठनों में भी क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। जैसे केला एवं सेब के प्रोटोपैक्टिन तथा घुलनशील पैक्टिन में होने वाले परिवर्तनों को हमने देखा। यह अवयव कोशिका सेल वॉल में उपस्थित होते हैं। ये जो अवयव रहते हैं पैक्टिन, प्रोपैक्टिन, तो किसमें, सेल वॉल में उपस्थित होते हैं, तथा प्रोटोपैक्टिन का घटना एवं घुलनशील पैक्टिन का बढ़ना कोशिकीय भित्ति के मुलायम होने से प्रदर्शित होता रहता है। जैसा आप जब केला देखते हैं तो जो उनमें जो शर्करा है, वसा है, प्रोटीन है, वो उसके ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम समझ जाते हैं, आपने देखा होगा जब केला कच्चा होगा तो वो बहुत हार्ड होता है कि नहीं, लेकिन उसका छिक्कर बहुत हार्ड होगा, लेकिन जैसे वो पक जाएगा उसका छिक्कर जो है वो बहुत क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। ठीक है, अनेक परिपक्व फल हरे रंग के होते हैं, किंतु पके हुए फलों में इनका हरित लवक लुप्त हो जाता है। ठीक है, जो कच्चे फल रहते हैं मोस्टली कैसे रहते हैं, कलर ग्रीन कलर के रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पकने लगते हैं इनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, हरित लवक रहित, मतलब उनमें जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो कैसे हो जाते हैं, हल्के पीले कलर के या जैसे भी कलर के वो होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संरचना बदल जाती है
के हैं, किंतु हरे रंग के होते हैं। इनमें श्वसन दर का मान घटकर कम हो जाता है। जो इनमें श्वसन दर थी वो कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। किंतु फलों की परिपक्वन के समय से कुछ पूर्व श्वसन दर में स्पष्ट वृद्धि हो जाती है। जैसे इनका फल जैसे वो पूरा बन गया लेकिन अभी ग्रीन है, मतलब उसके पकने का टाइम नहीं आया, उसको उस प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, तब उसकी जो श्वसन करने की दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही उसके पकने का समय आएगा या उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा पकने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसमें श्वसन दर क्या होने लगती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। इस प्रकार की श्वसन दर वृद्धि के साथ साथ फलों का पकना क्लाइमेटिक कहलाता है। सेब के क्लाइमेटेरिक शिखर पर फल पक जाते हैं तथा खाने योग्य होते हैं। सेब के भंडारण के वातावरण में 3% ऑक्सीजन, 5% CO2 तथा 92% नाइट्रोजन उपस्थित होने पर क्लाइमेटेरिक स्थगित हो जाता है तथा फलों का अधिक समय तक भंडारण किया जा सकता है, क्योंकि इनका जीवन काल लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हमने उसमें क्या डाल दिया, 3% ऑक्सीजन, 5% CO2 और 92% जो है नाइट्रोजन को हम उसमें डालते हैं। ऐसे वातावरण में उसको रखते हैं ताकि जो उसकी लाइफ साइकिल है, मतलब ज़्यादा जल्दी वो सड़ता नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं। अनेक फलों को जब वे मैच्योरिटी के अंतिम अवस्था में होते हैं तोड़ लिया जाता है, किंतु यह फल खाने योग्य बिल्कुल नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई फल ऐसे होते हैं जो पेड़ पर ही पकते हैं, यदि हम उनको उनके पेड़ से अलग कर देंगे तो वो फिर खाने योग्य नहीं बचेंगे या वो फिर नहीं पकेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार की भंडारण अवस्थाएं अलग अलग एवं विशिष्ट प्रकार की होती हैं, अतः फलों की परिपक्वन अवस्था को प्रेरित किया जा सकता है, जिनके द्वारा संरचनात्मक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा फल खाने योग्य हो जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के फलों के भंडारण के लिए निम्न तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर तथा ऑक्सीजन का निम्न स्तर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जब भी हमें फलों को पकाना होता है तो मोस्टली क्या होता है, CO2 का स्तर जो है वो ज़्यादा रखा जाता है और ऑक्सीजन का स्तर उसको कम रखा जाता है, तभी उस क्रिया में जो फल है वो पकते हैं। श्वसन क्रिया में अत्यधिक वृद्धि तथा फलों के पकने के लिए संबंधित परिवर्तनों के फलस्वरूप अनेक फिजियोलॉजिस्ट का ध्यान फलों के पकने के नियंत्रण के लिए नियम क्रिया विधि द्वारा आकर्षित हुआ। अनेक फलों को इथाइलिन के प्रभाव द्वारा पकाया जाता है, किंतु अब यह ज्ञात हो चुका है कि फलों को पकाने वाले चारों ओर के वातावरण में इथाइलिन को बढ़ाने से फलों का पकना प्रेरित होता है। पहले ऑक्सीजन को कम करके और CO2 को ज़्यादा करके जो है फलों को पकाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञात हुआ कि जो इथाइलिन है यदि उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो फल क्या होने लगते हैं, पकने लगते हैं। फलों के आंतरिक इथाइलिन उत्पादन में विदित होता है कि इथाइलिन उत्पादन कम होता है, किंतु अन्य पकने की विधियों से पूर्व फल ऊतकों में इथाइलिन का उत्पादन बढ़ जाता है। अतः यह प्रमाणित किया जा चुका है कि फलों के पकने में इथाइलिन एक हार्मोन का कार्य करता है। अन्य वृद्धि नियामक जैसे जिबरेलिन तथा एडिसिक अम्ल फलों के पकने में सहायक जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फ्रूट रिव्यू। ठीक है, इसका हमने जो चार्ट है वो भी देखा, फ्रूट किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही।